हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, हमारा जो चैप्टर चल रहा था रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी गाइटेनोगैमी की और ऑटोगैमी के बारे में बात की थी। और आज हम यहाँ पर जो है जीनोगैमी के बारे में पढ़ेंगे। जीनोगैमी या इसको एलोगैमी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलोगैमी। ठीक है। इसी को हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है। क्रॉस पोलिनेशन। आपको ध्यान होगा कि पिछले लेक्चर में मैंने बात की थी कि जो गाइटेनोगैमी थी वो एक तरह से अगर हम देखें फंक्शनली जो है वो क्रॉस पोलिनेशन था, बट जेनेटिकली वो एक सेल्फ पोलिनेशन की तरह था। उसमें जेनेटिक जो मटेरियल था वो चेंज नहीं हो रहा था। ठीक है। अब बट यहाँ पर जीनोगैमी के अंदर हम जब हम बात करते हैं तो इसमें जो है ट्रांसफर जो है पोलन ग्रेन्स का, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, pollen grains from anther to stigma, from anther to stigma of different flower, from anther to stigma of different flower या different flower या different plant, हम बोले different plant के जो फ्लावर हैं उनके उसमें होगा ये। ठीक है। इसमें देखो, जैसे दो प्लांट हैं, ठीक है, स्पीसीज एक ही है, प्लांट अलग अलग है वो। ठीक है। तो इसमें जो है जो ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन्स का वो एंथर से स्टिग्मा के दूसरे मतलब दूसरे प्लांट के फ्लावर पे होगा। ठीक है। जैसे एक फ्लावर ए प्लांट पे लगा हुआ है, एक दूसरा फ्लावर है वो बी प्लांट पे लगा हुआ है, तो ए से पोलन ग्रेन्स जो है वो ट्रांसफर होंगे कहाँ पर? बी के पास। ठीक है। जो बी फ्लावर है वो आगे जो स्टिग्मा है उसके ऊपर गिरेंगे, तो उसको हम क्रॉस पोलिनेशन जीनोगैमी या एलोगैमी हम बोलते हैं। अब इसमें एक बात और बताइए इसमें कि इस टाइप के पोलिनेशन में जो पोलन ग्रेन्स आएंगे स्टिग्मा पे जो गिरेंगे पोलन ग्रेन्स, वो जेनेटिकली डिफरेंट होंगे, जेनेटिकली डिफरेंट होंगे। बट गाइटेनोगेमी के बाद अंदर हमने पढ़ा था कि उसमें जो है वो जेनेटिकली सिमिलर होंगे, बट यहाँ पर जेनेटिकली डिफरेंट होंगे। जेनेटिक मटेरियल जो है इनका डिफरेंट रहेगा। ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं इसमें। एक पिछले लेक्चर में हमने बात की थी चेस्मोगैमस और क्लेस्टोगैमस फ्लावर की बात की थी। तो चेस्मोगैस फ्लावर कौन सा था आपका? ओपन था। उसके अंदर जो स्टेमन और जो पिस्टल है वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे थे। ठीक है। वो अपने आप को शो कर रहे थे, ओपन था, उसमें क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस ज्यादा थे। ठीक है। और एक हमने पढ़ा था क्लेस्टोगैमस। क्लेस्टोगैमस फ्लावर जो है वो ओपन अप नहीं हो रहा था मेच्योरिटी के दौरान, और उसमें केवल सेल्फ पोलिनेटेड होता था। तो हम यहाँ पर एक इसमें बात करेंगे कि जो आपका चेस्मोगेमस फ्लावर है, जो चेस्मोगेमस फ्लावर है आपका, उसमें क्या पॉसिबिलिटी है सेल्फ पोलिनेशन की है या क्रॉस पोलिनेशन की पॉसिबिलिटी है, वो हम देखेंगे। तो जो चेस्मोगेमस फ्लावर है, चेस्मोगेमस फ्लावर, इसके अंदर दोनों पॉसिबिलिटी है, सेल्फ पोलिनेटेड की भी, सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है, और एंड क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, दोनों की पॉसिबिलिटी है इसके अंदर, सेल्फ पोलिनेशन की भी और क्रॉस पोलिनेशन की भी। ठीक है। अब अगर हम बात करें क्लेस्टोगेमस की, क्लेस्टोगेमस जो फ्लावर है, क्लेस्टोगेमस फ्लावर की यदि हम बात करें तो उसमें केवल जो है वो सेल्फ पोलिनेशन की है। किसकी है? सेल्फ पोलिनेशन की। वो क्यों है? क्योंकि वो ओपन अप नहीं होता, तो उसमें देखो क्रॉस पोलिनेशन के लिए कोई ना कोई एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है, बट यहाँ पर जब फ्लावर ही ओपन नहीं हो रहा तो इसमें क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर केवल सेल्फ पोलिनेशन होगा। तो अब ये तो था हमारा, ये हमने पढ़ा कि भाई कितने टाइप का पोलिनेशन है। तो अब हम कुछ बात करते हैं यहाँ पर एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन की। ठीक है। एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन की, तो वो देखो आप एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन में कौन से होते हैं आपके। ठीक है। देखते हैं एक बार। एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन, एजेंट्स ऑफ
पोलिनेशन, पोलिनेशन के एजेंट्स, ठीक है। तो आपके एपोलन पोलिनेशन के जो एजेंट हैं वो दो ही होते हैं। दो कौन से? बायोटिक, ठीक है, और एबायोटिक। मतलब बायोटिक का मतलब लिविंग, ठीक है, और एबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग, ठीक है। तो इसमें जो एबायोटिक हैं और बायोटिक हैं वो हम देखते हैं कौन से हैं, ठीक है। तो वो देखेंगे हम कौन से हैं यहाँ पर, बायोटिक एबायोटिक में कौन से हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले स्टडी कर लेते हैं एबायोटिक के बारे में। तो एबायोटिक के बारे में हम बात करते हैं, एबायोटिक जो एजेंट है पोलिनेशन के उनके बारे में। तो दो हैं आपके इसमें, एक तो एनिमोफिली, एनिमोफिली, ठीक है, दूसरा है हाइड्रोफिली, ठीक है, दूसरा है हाइड्रोफिली, दूसरा कौन सा है, हाइड्रोफिली, ठीक है। एनिमोफिली जो है, एनिमो एनिमो मतलब विंड, ठीक है, हवा, हवा के द्वारा जिसमें पोलिनेशन होता है, विंड के द्वारा जिसमें पोलिनेशन होता है वो, और हाइड्रोफिली जिसमें वाटर के द्वारा पोलिनेशन हो, वाटर के द्वारा पोलिनेशन हो। विंड और वाटर ये दोनों जो हैं एक तरह से एक बायोटिक एजेंट है पोलिनेशन के लिए, पोलिनेशन होता है इनके द्वारा, ठीक है। और विंड जो है एक तरह से हम ये बात करें तो विंड इसमें अगर परसेंटेज की बात करें हम, तो परसेंटेज जो है विंड के द्वारा टोटल जो एंजल्स जो टोटल फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके अंदर 19.6% जो पोलिनेशन होता है, 19.6% जो पोलिनेशन होता है विंड के द्वारा होता है। और वाटर में जो है वो 0.4% जो पोलिनेशन होता है वो वाटर के द्वारा होगा, हाइड्रोफिली होगा, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल यदि हम बात करें तो एग्जाम्पल इसका रहेगा पाम, विंड के द्वारा, और यहाँ पर रहेगा एग्जाम्पल वैली सिनेरिया, वैली सिनेरिया, ठीक है। वैली सिनेरिया ये एक्वेटिक प्लांट है, ठीक है। तो इसके इनमें हमने देखा एबायोटिक एजेंट जो हैं इस प्रकार से ग्रास के अंदर भी विंड के द्वारा पोलिनेशन होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें हाइड्रोफिली में, अगर इसकी थोड़ी और डिटेल में जाएं तो हाइड्रोफिली में जो है एक तरह से दो टाइप आगे हो गए, एक तो एपी हाइड्रोफिली, एपी हाइड्रोफिली, ठीक है, दूसरा है हाइपो हाइड्रोफिली, हाइपो हाइड्रोफिली, ठीक है। तो दो तरह से हैं, एपी हाइड्रोफिली और हाइपो हाइड्रोफिली। अब इसका मतलब क्या है वो सुन लें आप। तो जो एपी हाइड्रोफिली है इसमें हम बात करें तो एपी मतलब अबोव, अबोव द वाटर सरफेस। मतलब इसमें क्या होगा कि जो मेल पार्ट है प्लांट का, जो फीमेल पार्ट है, वो दोनों पानी का जो लेवल है, वाटर लेवल जो है उसके ऊपर होगा, ठीक है, उससे ऊपर होंगे और वहां पर पोलिनेशन होगा, अबोव द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। और इसमें बिलो द सरफेस ऑफ, इसमें जो प्लांट होते हैं, जो एक्वेटिक प्लांट है वो पूरी तरह से मर्ज होते हैं, उसमें पानी के अंदर डूबे हुए होते हैं, तो उसमें हाइपो हाइड्रोफिली रहेगा, ठीक है। तो ये दो तरह का होता है, बिलो द सरफेस ऑफ वाटर और अबव द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये थे आपके जो हैं, हम बात करें तो यहाँ पर जो है ये बायोटिक एजेंट थे। और एक हम यहाँ पर जो अगर विंड पोलिनेशन की बात करें तो फर्स्ट टाइम जो है ये जिम्नोस्पर्म के अंदर देखा गया था, फर्स्ट टाइम इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म आपको पता है कौन से होते हैं जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म जिनके नेक्ड सीड होते हैं, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर फर्स्ट टाइम इसको ऑब्जर्व किया गया था। और एक बात हम यदि देखें कि पहले ज्यादा जो जिम्नोस्पर्म में होता था, जिम्नोस्पर्म से इवोल्यूशन हुआ है और फिर एंजियोस्पर्म बने थे, ठीक है। तो इस प्रकार से विंड पोलिनेशन पहली बार फर्स्ट टाइम सीन इन जिम्नोस्पर्म, ठीक है। अब हम बात करते हैं बायोटिक की। तो यहाँ पर हमने यदि हम देखें तो ए बायोटिक जो है वो आपका यहाँ पर ये हो गया 0 और 20, तो 20% आपका जो है इस तरह से जो पोलिनेशन होता है 20% जो है वो एबायोटिक पोलिनेशन है, ठीक है, 20% एबायोटिक पोलिनेशन है। अब बाकी का जो परसेंटेज जो बच गई जो पोलिनेशन की, वो किसके द्वारा, कौन से एजेंट्स के द्वारा होता है,
वो हम देखते हैं यहाँ पर, कौन सा पोलिनेशन कैसे होगा, वो हम सारी चीजें यहाँ पर हम देखेंगे। तो हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है बायोटिक एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। बायोटिक एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन, ठीक है, बायोटिक एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। बायोटिक बायोटिक एजेंट्स में बहुत सारे आते हैं आपके, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं ये बात, कि बायोटिक जो एजेंट हैं उन वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं पोलिनेशन में, 80%। तो सबसे ज्यादा पोलिनेशन किसके द्वारा होता है, तो आप कहोगे बायोटिक लिविंग के द्वारा, ठीक है। और इसमें जो है, हम अगर इसके पार्ट्स देखें तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एंटेमोफिली। एंटेमोफिली एंटोमोफिली का मतलब है बाय इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के द्वारा जिसमें पोलिनेशन हो, एंटेमोफिली होगा वो। और इसमें एग्जांपल रहेगा आपका, बी ले लो आप, मधुमक्खी, ठीक है, इंसेक्ट्स में आते हैं। और दूसरा जो है वो आपका है ओरेंथोफिली। ओरेंथोफिली ओरेंथोफिली में जो है ये होगा आपका बाई बर्ड्स। बाई बर्ड्स बर्ड्स के द्वारा पोलिनेशन होगा। और इसमें यदि हम एग्जांपल लें इसमें ओरेंथोफिली में, तो इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड होता है। एग्जांपल इसमें रहेगा आपका हमिंग बर्ड का, ठीक है। हमिंग बर्ड हमिंग बर्ड जो है उसके द्वारा इसमें पोलिनेशन होता है। फिर है आपका इसमें क्रिप्टेरोफिली। टेरोफिली, ठीक है। क्रिप्टेरोफिली जो है ये आपका होगा इसमें एक तरह से बैट्स के द्वारा, ठीक है। ये किसके द्वारा होगा, बाई बैट्स। बाई बैट्स बैट्स के द्वारा होगा। फिर आपका इसमें और भी हैं, इसमें अदर टाइप इसके, मेलेकोफिली, ठीक है। मेलेकोफिली मेलेकोफिली जो है वो आपका इसमें होगा बाई सनेल। सनेल मोलस का ग्रुप के लिए, ठीक है। फिर है फिर है माइर मैकोफिली। माइर मैकोफिली माइर मैकोफिली जो है वो आपके होंगे बाई एंट्स के द्वारा। बाई एंट्स, चींटियों के द्वारा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हम पोलिनेशन पढ़ते हैं। और इसमें जूफिली जूफिली एनिमल्स के द्वारा हो गया, ठीक है। तो 80% जो है वो आपका लिविंग, हम ये बोल सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जो पोलिनेशन होगा। तो ये एजेंट्स थे पोलिनेशन के। तो अब हम आगे बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। तो क्रॉस पोलिनेशन और सेल्फ पोलिनेशन के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। वो मेन डिफरेंस हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या कुछ डिफरेंस हमने देखने को मिला है इसमें, तो वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन की, ठीक है। देखते हैं सेल्फ पोलिनेशन, दूसरा है आपका क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। अगर हम इसमें फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो सेल्फ पोलिनेशन में जैसा हमने पढ़ा था, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, ठीक है। तो सेम प्लांट की बात करें या सेम फ्लावर की बात करें, सेम फ्लावर बोर्न ऑन सेम प्लांट, एक ही प्लांट पे जो होंगे, ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन थी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर born on same plant, ठीक है। ये डेफिनेशन थी, born on same plant।
और क्रॉस पोलिनेशन में हम बात करें तो ट्रांसफर जो है पोलन ग्रेन्स का, ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma of different flower या another flower, stigma of another flower born on different plant, ठीक है। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था, इसमें पिछले लेक्चर में भी हमने बात की थी। इसमें डिफरेंट प्लांट, यहाँ पर एक चीज आप लिखना जरूर लिखना, डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज सेम होनी चाहिए, स्पीसीज अलग हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। सेम स्पीसीज होनी चाहिए ऑफ सेम स्पीसीज, ठीक है। अब इसमें एक अगला डिफरेंस बात करें तो जो सेल्फ पोलिनेशन है, हमें पता है कि इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती पोलिनेटिंग एजेंट्स की, ठीक है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल पोलिनेटर्स हम बोल सकते हैं, या एक्सटर्नल एजेंट्स की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये रहेगा, नो रिक्वायर एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। बट जो क्रॉस पोलिनेशन है, इट रिक्वायर एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। एन एक्सटर्नल एजेंट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। इसमें एक्सटर्नल एजेंट्स की हमेशा रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पर, इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो है, अब सेल्फ पोलिनेशन की देखो 2 पॉइंट नोट कर लेना भाई, ठीक है। और अब नेक्स्ट पॉइंट जो देखते हैं वो है आपका, वो देख लीजिए कौन सा है नेक्स्ट पॉइंट में हम यदि बात करें तो आपने ध्यान होगा, मैंने आपको प्रोटोएंड्री प्रोटोगाइनी के बारे में बताया था एक लेक्चर में, और हम उसी के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। तो इसमें हम बात करें तो बोथ मेल एंड फीमेल, जो हम यहाँ इसकी बात करें, स्टेमन एंड पिस्टिल मैच्योर एट सेम टाइम, एक ही समय में दोनों मैच्योर हो जाएंगे, मैच्योर एट सेम टाइम, एक ही समय मैच्योर हो जाएंगे। जबकि इसमें जो मैच्योरेशन होगी, दे मैच्योर एट डिफरेंट टाइम होगा। इसमें आपका कई बार ऐसा हो सकता है कि एंड्रोशियम पहले मैच्योर हो जाए, प्रोटोएंड्री, या फिर गाइनोशियम पहले मैच्योर हो जाए, प्रोटोगाइनी, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें आपका डिफरेंस रहेगा वो है कि इसमें जो है प्रोड्यूस होंगे आपके होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग, होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग का मतलब ये है कि इनका जेनेटिक मटेरियल सेम रहेगा, ठीक है। चाहे संख्या कितनी भी हो इनकी ऑफस्प्रिंग्स की, सीड्स की, लेकिन उनका जेनेटिक मटेरियल सेम रहेगा, जेनेटिक मटेरियल चेंज नहीं होगा। बट इसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन की वजह से, ये क्रॉस पोलिनेशन जो है, इसमें आपके जो होंगे वो होंगे प्रोड्यूस हेट्रोजाइगस, हेट्रो मतलब डिफरेंट, हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग रहेंगे इसमें, ठीक है। और अगर हम आगे बात करें इसमें, तो इसमें एक चीज और भी बताई इसने कि इसमें वेरिएशन नहीं आती, डू नॉट इंट्रोड्यूस वेरिएशंस, बट ये इंट्रोड्यूस वेरिएशन,
वेरिएशन, ये इसमें वेरिएशन आएंगे, चेंज आएंगे स्पीसीज के अंदर, इंट्रोड्यूस वेरिएशंस। और नेक्स्ट डिफरेंस की यदि बात करें, इट कैन ऑकर, ये कब होगा सेल्फ पोलिनेशन, जब फ्लावर इज क्लोज, फ्लावर इज क्लोज, फ्लावर बंद होगा। तो फ्लावर बंद होगा तो उसमें क्रॉस पोलिनेशन की तो कोई चांसेज ही नहीं है, ठीक है। इसमें जो है क्रॉस पोलिनेशन में जो है फ्लावर जो है ओपन रहेगा आपका, ठीक है। ये कब होगा, इट ऑकर्स ओनली फ्लावर इज ओपन, ठीक है, फ्लावर ओपन रहेगा। तो हम अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें आपका टेस्मोगेमस फ्लावर रहेगा, ठीक है, और इसमें आपका क्लिस्टोगेमस फ्लावर रहेगा, ठीक है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। और एक चीज़ और भी बात यदि हम करें कि इसमें एक पॉइंट आया है, डू नॉट इंट्रोड्यूस वेरिएशन, इंट्रोड्यूस वेरिएशन, ठीक है। अब इसमें वेरिएशन क्यों इंट्रोड्यूस नहीं होते, अगर कोई पूछ ले आपसे, तो वेरिएशन इंट्रोड्यूस इसलिए नहीं होते क्योंकि जो फ्लावर क्लोज है, बंद है, ठीक है, तो बाहर से पोलन ग्रेन आने का कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। तो चांस ही नहीं है, तो जो वहाँ के पोलन ग्रेन्स, तो पोलन ग्रेन्स का भी जेनेटिक मटेरियल वही है और ओव्यूल का जेनेटिक मटेरियल भी वही है, ठीक है। तो दोनों का जेनेटिक मटेरियल सेम है, तो जेनेटिक मटेरियल चेंज ही नहीं होगा, तो वेरिएशन कहाँ से आएंगे। वेरिएशन कब आते हैं, वेरिएशन तब आते हैं जब डिफरेंट टाइप का जेनेटिक मटेरियल हो, ठीक है। तो उसमें चांसेस हैं, क्रॉस पोलिनेशन में वेरिएशन आने के चांसेस हैं। और यही वजह है कि सेल्फ पोलिनेशन जो फ्लावर है आपके, जो सेल्फ पोलिनेटेड जो प्लांट हैं, उनकी जो कैपेबिलिटी है, जो जो हम पावर बोल सकते हैं, फर्टिलिटी पावर जो है वो रिड्यूस हो जाती है। जबकि इनमें वेरिएशन आते हैं तो ये अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, अडेप्टेशन हो जाती है इनके अंदर। और एक तरह से हम बात करें तो ये वेरिएशन जो है इवोल्यूशन के लिए ज़रूरी होती हैं, और इवोल्यूशन जो है वो एडेप्टेशन का ही हिस्सा है। एक तरह से हम बोल सकते हैं इवोल्यूशन होगा तभी प्लांट अपने आप को वो जो थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, नेचर के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को फिट रखने के लिए अपने अंदर चेंज करता है, तो वो चेंज आने इसी वजह से आती है, वो चेंज इंट्रोड्यूस वेरिएशन, ठीक है। और एक चीज़ और हम यहाँ पर बात करें कि इसमें जो अगर लगातार किसी प्लांट में सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है, तो उसमें हम जो उसका रिसेसिव करेक्टर है, अगर आपने जेनेटिक पढ़ी है, जेनेटिक्स पढ़ी है, तो उसमें बात आती है, 10th क्लास में भी बात आई थी ये, कि दो तरह के करेक्टर होते हैं, डोमिनेंट करेक्टर और रिसेसिव करेक्टर। जैसे कि अगर हम थोड़ा एग्जांपल यहाँ पर लें तो एक जैसे पी प्लांट में सेल्फ पोलिनेशन होता है, ठीक है। तो पी प्लांट में जैसे कि टॉल और ड्वार्फ, ठीक है, दो हाइट अगर हम कंसीडर करें, एक तो लंबा प्लांट मटर का और एक छोटा ड्वार्फ। तो इसमें जो करेक्टर होंगे, जैसे कि हम यहाँ पर कैपिटल टी से डिनोट कर रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल टी से रिसेसिव करेक्टर को, तो ये डोमिनेंट करेक्टर रहेगा और ये रिसेसिव करेक्टर रहेगा, ठीक है। अगर जैसे क्रॉस पोलिनेशन होता है तो क्रॉस पोलिनेशन में ये कंडीशन बनती है, ठीक है, ये डोमिनेंट इस रिसेसिव को सप्रेस करके रखेगा और अपने आप को शो करेगा, तो यहाँ पर रिसेसिव के शो होने के चांसेस नहीं है। बट अगर इसी को हम सेल्फ पोलिनेशन करवाएं बार बार, तो ये करेक्टर बार बार आएगा, ये करेक्टर बार बार हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कोई डिजीज करेक्टर जो हैं या रिसेसिव करेक्टर हैं, उनकी वजह से एबनॉर्मलिटीज भी आती है प्लांट में, या प्लांट की जो स्पीसीज है वो डिस्ट्रॉय भी हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए क्रॉस पोलिनेशन का होना जरूरी है, ठीक है। सेल्फ पोलिनेशन जो होते हैं वो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं उससे स्पीशीज जो है वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन में जा सकती है, ठीक है। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे बात करते हैं कुछ और अलग टॉपिक्स की हमारी, ठीक है। देखते हैं, एक इसने आगे पूछ लिया इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन, वो हम देखते हैं इम्पोर्टेंस क्या है सेल्फ पोलिनेशन की, ठीक है। तो इसमें इम्पोर्टेंस में इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन,
इसमें अगर हम पहले बात करें एडवांटेज क्या है, फायदे क्या है इसके सेल्फ पोलिनेशन की, एडवांटेज क्या है, ठीक है। सेल्फ पोलिनेशन की एडवांटेज क्या है, तो इसमें एक तो पहला पॉइंट ये रहेगा, लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड, लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर एनर्जी की कम आवश्यकता पड़ेगी इस पोलिनेशन में। क्यों पड़ेगी, क्योंकि इसमें एजेंट्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब देखो एजेंट्स, देखो एक बात सुनिए आप, एजेंट्स जो हैं, एजेंट्स आए, ठीक है, तो एजेंट्स आएंगे तो एक तरह से, अब आप सोच रहे हो कि सर एजेंट्स को क्या एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। अरे भाई कोई भी, जैसे मधुमक्खी को लो, ठीक है, तो जो मधुमक्खी है, जो बी है हमारी, वो उसको, वो फूलों पे क्यों बैठती है, सिंपल सी बात है, फूलों से रस लेती है वो, ठीक है। तो देखो पोलिनेशन में हेल्प कर रही है वो, ठीक है, पोलिनेशन में हेल्प कर रही है, और उसको बदले में क्या चाहिए, रिवार्ड चाहिए, इनाम चाहिए। और वो इनाम क्या होता है, जो फूलों का रस होता है, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, उनको लेती है वो, ठीक है, फूड के रूप में लेती है। तो बदले में उसको कुछ चाहिए ना, तो एनर्जी लगेगी नहीं उसकी। भाई एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही, तो उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी, उसमें एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो एक तरह से जो सेल्फ पोलिनेशन है उसमें एजेंट्स की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो यहाँ पर एजेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड, इसमें एनर्जी कम लगेगी, ठीक है। फिर ये दूसरा पॉइंट है, मे अकर्स विदाउट विदाउट पोलिनेटर, पोलिनेटर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, मे अकर्स विदाउट पोलिनेटर, ठीक है। फिर दूसरा है प्लांट्स रेंज बियॉन्ड द रेंज, सॉरी, plants spread beyond the range of suitable pollinator, suitable pollinator। अब देखो पोलिनेटर की आवश्यकता ही नहीं है इसमें, तो प्लांट्स को इंतजार नहीं करना पड़ता कि भाई कोई सुटेबल पोलिनेटर आएगा तभी पोलिनेशन होगा, नहीं, ऐसा कोई उसको वेट नहीं करना पड़ता, ठीक है। फिर यहाँ पर दूसरा है लेस चांस ऑफ, किसके, लेस चांस ऑफ फेलियर ऑफ पोलिनेशन, फेलियर ऑफ पोलिनेशन, इसमें चांस कम है कि पोलिनेशन फेल हो जाए, ये पोलिनेशन ना हो, ऐसे बहुत ही कम चांस, मतलब एक तरह से पोलिनेशन, यहाँ पर समझिए आप बात, लेस चांस ऑफ फेलियर ऑफ पोलिनेशन, पोलिनेशन अच्छे तरीके से होगा, इसमें श्योरिटी है यहाँ पर, क्योंकि क्रॉस पोलिनेशन में तो ये कंडीशन भी हो सकती है, या ये सिचुएशन भी हो सकती है कि जो पोलन ग्रेन्स आए हैं, चाहे वो विंड के द्वारा आए हों, चाहे वो वाटर के द्वारा आए हों, चाहे आपके वो इंसेक्ट्स के द्वारा आए हों, चाहे आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके द्वारा आए हुए हों, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो उसी के स्टिग्मा के ऊपर गिरें, उसी प्लांट स्पीसीज की स्टिग्मा के ऊपर गिरें, कोई ज़रूरी तो नहीं है ना ये। तो यहाँ पर इसमें पोलिनेशन के फेल होने के चांसेस बहुत ही कम है, फेल नहीं होगा, पोलिनेशन होगा 100% या, ठीक है। तो ये तो थे इसके एडवांटेज भी, ठीक है। अब हम अगर यदि बात करें डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज क्या है, देखो एक बार डिसएडवांटेज इसकी सेल्फ पोलिनेशन की। अब देखो कोई ना कोई ऐसा होता है कि जिसके एडवांटेज, जिसके फायदे होंगे, उसका ना कुछ तो नुकसान भी होगा, या कुछ हम बोल सकते हैं उसके कुछ उसके साइड इफेक्ट भी होंगे। तो डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें रहेगा आपका, इसमें नो न्यू स्पीशीज, नो न्यू स्पीशीज क्यों नहीं बनी, क्योंकि वेरिएशन नहीं आ रही इसमें, ठीक है, इसलिए नई स्पीशीज नहीं बनेगी, ठीक है, नई स्पीशीज नहीं होगी, नो इवोल्यूशन, कोई इवोल्यूशन नहीं होगा इसमें, कोई इवोल्यूशन नहीं होगा। दूसरा पॉइंट यदि हम बात करें
तो इसमें लेस रेजिस्टेंस टू डिजीज, लेस रेजिस्टेंस टू डिजीज, बीमारियों से लड़ने की जो पावर है वो इसमें कम होगी, प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, क्योंकि एक तरह से हम ये बात यहाँ पर भी हम वही बात करेंगे कि वेरिएशन जो है वो प्लांट को या किसी भी जीव को जो है एक तरह से उसको कैपेबल बनाते हैं किसी भी डिजीज से फाइट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर लेस रेजिस्टिविटी टू डिजीज, ठीक है। कोई नया करेक्टर नहीं होगा यहाँ पर, नो न्यू करेक्टर्स, कोई नया करेक्टर नहीं बनेगा क्योंकि चेंज तो हो ही रही है। फिर इसमें आपका जो है एक अनडिजायरेबल करेक्टर आ सकते हैं, अनडिजायरेबल करेक्टर आ सकते हैं इसमें। अनडिजायरेबल करेक्टर का मतलब अवांछनीय, जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है, जिसको प्लांट की आवश्यकता नहीं होती, जिस करेक्टर की, वो करेक्टर इसमें आ सकते हैं। तो वही था रिसेसिव वाला करेक्टर आ सकता, कभी ना कभी उड़ सकता है वो, ठीक है, कभी कभी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है। तो ये थे आपके एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। अब हम आगे बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ पोलिनेशन की, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ पोलिनेशन की। तो आप थोड़ा वेट करिएगा। तो फैक्टर्स ऑफ पोलिनेशन जो है वो हम देखते हैं यहाँ पर, फैक्टर्स ऑफ पोलिनेशन, ठीक है। फैक्टर्स क्या है पोलिनेशन के लिए? फैक्टर्स ऑफ पोलिनेशन क्या ज़रूरी हैं, कौन से फैक्टर हैं जो ज़रूरी हैं पोलिनेशन के लिए? तो इसमें आपके कुछ हम बात करते हैं यहाँ पर कौन से हैं। तो फर्स्ट है इसमें यहाँ पर आपका वेदर, मौसम। अब मौसम जो है कैसे हम बात करें, वेदर में क्या होगा मौसम में कि अगर देखो हमने यहाँ पर बात की 80% जो है वो आपका बायोटिक एजेंट्स के द्वारा पोलिनेशन होता है। तो मौसम सही होगा तो अगर हम इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट की संख्या ज़्यादा होगी। आपने एक ऐसा सीज़न देखा होगा, जैसे स्प्रिंग सीजन में हम बात करें तो स्प्रिंग सीजन में एक जैसे बटरफ्लाइज हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है और पोलिनेशन में हेल्प करती है। जैसे सरसों के टाइम में भी, सरसों में जब फ्लावरिंग होती है मस्टर्ड के अंदर, तो उस टाइम भी जो इंसेक्ट्स हैं उनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है और पोलिनेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो वेदर पे भी डिपेंड करता है। एक फिर ऐसा वेदर भी होता है जिसमें हम बात करें कि इंसेक्ट्स की संख्या बहुत ही कम होती है, ठीक है, तो उस टाइम पोलिनेशन की इतनी संभावना नहीं होती जितनी वेदर सुटेबल होगा। तो उसमें जब इंसेक्ट ज़्यादा होगी तो उसमें पोलिनेशन बढ़िया होगा। तो फिर अब अगर हम आगे बात करें और दूसरा फैक्टर की बात करें तो वो है लैक ऑफ पोलिनेटर्स। अब वही बात आ गई ना यहाँ पर कि देखो अगर पोलिनेटिंग जो एजेंट्स हैं उनकी संख्या कम होगी तो पोलिनेशन कम होगा, ठीक है, लैक ऑफ पोलिनेटर्स। फिर तीसरा फैक्टर जो है वो है डोमेस्टिकेटेड पोलिनेटर्स, डोमेस्टिकेटेड पोलिनेटर्स, डोमेस्टिकेटेड पोलिनेटर्स। अब डोमेस्टिकेटेड पोलिनेटर्स की हम बात करें तो सभी जानते हैं इसको, डोमेस्टिकेटेड पोलिनेटर ऐसा कौन सा है जो आसानी से अवेलेबल भी है। तो मधुमक्खी, बी जो है वो डोमेस्टिकेटेड पोलिनेटर। कई किसान क्या करते हैं, कई फार्मर्स जो ये करते हैं कि वो एग्रीकल्चर के साथ साथ जो मधुमक्खी पालन है, एपीकल्चर जो है उसको भी अपनाते हैं, उसको भी मधुमक्खी भी पालते हैं वो साथ साथ। दोनों बेनिफिट होते हैं उनको, पोलिनेशन भी हो जाएगा क्योंकि पोलिनेटर डोमेस्टिकेटेड है, ठीक है, और दूसरा उनको हनी की प्राप्ति भी हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये डोमेस्टिकेटेड पोलिनेटर्स। नेक्स्ट है जो इंसेक्टिसाइड, नेक्स्ट फैक्टर जो है आपका इंसेक्टिसाइड्स में अब देखो फार्मर खेतों में इंसेक्टिसाइड छिड़कते हैं
तो उससे जो है आपके जो पोलिनेटर्स हैं वो मर सकते हैं, उनकी संख्या कम हो सकती है। तो इसी वजह से ये भी एक फैक्टर है जो प्रभावित करता है, पोलिनेशन को अफेक्ट करता है। ठीक है, दूसरा अब आगे इसमें सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन की अब यदि हम बात करें तो जैसे कि सोलर रेडिएशन होंगी तो कई इंसेक्ट्स ऐसे भी हैं जिनको सोलर लाइट ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती हैं, उसी में वो काम करते हैं। इससे फिर नेक्स्ट फैक्टर आपका रहेगा, नेक्स्ट है नेक्टर शुगर कंसंट्रेशन। नेक्टर शुगर कंसंट्रेशन, नेक्टर शुगर कंसंट्रेशन। अब किस फ्लावर में नेक्टर की और वो उसमें जो रस है वो कितना मीठा है, कितनी शुगर उसके अंदर, वो उस कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। आपने देखा होगा कि फ्लावर्स पे बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स बैठे हुए होते हैं। ठीक है, तो वो नेक्टर शुगर कंसंट्रेशन भी इसको अफेक्ट करती है। फिर एक लास्ट इसमें आपका बच गया फ्लोरल डिस्प्ले साइज। ठीक है, फ्लोरल डिस्प्ले साइज नेक्स्ट फैक्टर जो है आपका वो है इसमें फ्लोरल डिस्प्ले साइज। फ्लोरल डिस्प्ले साइज क्या मतलब इसका? फ्लोरल डिस्प्ले साइज का, फ्लोरल डिस्प्ले साइज का मतलब यहाँ पर ये है कि फ्लावर का साइज कितना बड़ा है, उस पर एक साथ कितने इंसेक्ट सिट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, तो फ्लोरल डिस्प्ले साइज उसमें ये होगा। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं इसमें कुछ और टर्म्स के बारे में कि क्या कुछ टर्म्स आपकी, तो वो देखते हैं हम यहाँ पर आपका। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं करेक्टर्स ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर या एनिमोफिली। ठीक है, तो इसमें हम करेक्टर्स पढ़ेंगे कि करेक्टर्स ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर, करेक्टर्स ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर या एनिमोफिली, एनिमोफिली। ठीक है, एनिमोफिली। तो इसमें पहला करेक्टर जो रहेगा, अब देखो एक बात है, अब जैसे कि वायु से ही पोलिनेशन हो रहा है, तो इसमें स्मेल की, ऑर्डर की या नेक्टर की क्या रिक्वायरमेंट होगी? नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पर फ्लावर की बात करें तो फ्लावर जो है वो आपका स्मॉल होगा, ऑर्डरलेस एंड स्टिकी, या हम बोल सकते हैं नेक्टरलेस, हम बोल सकते हैं ऑर्डरलेस एंड नेक्टरलेस। ठीक है, नेक्टर नहीं होगा, स्मेल नहीं होगी, स्मॉल होगा फ्लावर। दूसरा करेक्टर रहेगा आपका इसमें, स्टिग्मा इज लार्ज, स्टिकी एंड फिदरी। ठीक है, स्टिग्मा जो है, इसके अंदर जो स्टिग्मा होगा इन फ्लावर में, स्टिग्मा इज स्टिकी, लार्ज एंड फिदरी। फिदरी, फिदरी का मतलब फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर होगा स्टिग्मा का। ठीक है, और स्टिकी होगा ताकि जो वायु के द्वारा जो पोलन ग्रेन्स आ रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्टिग्मा के ऊपर चिपक सकें। ठीक है, फिर इसमें पोलन ग्रेन्स जो हैं वो आपके रहेंगे, पोलन ग्रेन्स आर डस्टी, ड्राई एंड लाइट वेट। लाइट वेट, डस्टी मतलब जैसे धूल के कण होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, सूखे होंगे ये पोलन ग्रेन्स, आपके ड्राई कंडीशन में होंगे, वेट भी लाइट होगा, इनमें वेट कम होगा क्योंकि ताकि हवा से ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर सकें। ठीक है, और इसके अलावा इसमें जो है आपका एक चीज़ और भी यहाँ पर इसमें लिख दी इसने, पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस
इन लार्ज अमाउंट, इन लार्ज अमाउंट, लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होंगे। और ये जो विंड पोलिनेटर है, सॉरी विंड पोलिनेशन जो, वो इट इज कॉमन इन ग्रासेस, इट इज कॉमन इन ग्रासेस, घास के अंदर ये आमतौर पे होता है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं भी यहाँ पर। ये तो था आपका करेक्टर्स फ्लावर्स के कैसे करेक्टर होने चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट जो है करेक्टर्स ऑफ इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर, एंटेमोफिली, करेक्टर्स ऑफ insect pollinated flower। characters of insect pollinated flower। तो इसमें पहला करेक्टर वही रहेगा, इसमें आपका जैसे कि फ्लावर जो है ब्राइट इन कलर, ठीक है, फ्लावर जो है फ्लावर ब्राइट इन कलर, कलर उसका चमकीला रहेगा ताकि इंसेक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर सके। फिर नेक्स्ट रहेगा आपका फ्लोरल डिस्प्ले साइज इज लार्ज, फ्लोरल डिस्प्ले साइज इज लार्ज, बड़ा रहेगा। नेक्स्ट जो है इसमें नेक्टर प्रेजेंट होगा इसमें आपका, ठीक है, तो नेक्स्ट है नेक्टर इज प्रेजेंट, ठीक है। और आपका पोलन ग्रेन्स जो हैं वो एक तरह से हम बोल सकते हैं लाइट वेट रहेंगे, स्टिकी और स्वीट इन टेस्ट, ठीक है। पोलन ग्रेन्स जो हैं आपके इसमें, पोलन ग्रेन्स आर लाइट इन वेट, स्टिकी एंड स्वीट इन टेस्ट, टेस्ट में मीठे रहेंगे। फिर इसमें आपका जो स्टिग्मा है उसकी सरफेस जो है वो ड्राई रहेगी, ठीक है, या सूखी रहेगी। स्टिग्मा सरफेस इज रफ, लिख लो चाहिए होता रफ, ठीक है, स्टिग्मा सरफेस इज रफ। और बस इतना ही है, ठीक है, इतने ही करेक्टर रहेंगे आपके इसमें। करेक्टर ऑफ इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर, इसको क्या बोलते हैं, एंटेमोफिली, एंटेमोफिली, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। और अगर हम आगे बात करें, चलो आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है, इसको नोट डाउन करना है, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको क्या कुछ है, ठीक है। और पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहें। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।